दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में जहाँ एक तरफ हम कोरोना से लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, जूझते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हर चीज़ को ताक पर रख के एक दूसरे की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में मैं आप सबसे सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना ध्यान रखें, खुद सुरक्षित रहें, उसके बाद अपनों का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह अस्पतालों में बेड्स की और ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। ऐसे में अगर ईश्वर न करे आपको या आपके आसपास किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो क्या किया जाना चाहिए? आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली कंसल्टेड टीम ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके बनाई गई इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने गाइडलाइंस और प्रोसीजर शेयर किए हैं कि घर में कोविड के ट्रीटमेंट में क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की जहाँ ये बताया जा रहा है कि नेबुलाइजर में बिना किसी दवाई के लेने से, सिर्फ हवा के लेने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर कैम्फर, अजवाइन और लौंग को इनहेल करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। ये सब फेक न्यूज़ है दोस्तों, इन सारी न्यूज़ पर ध्यान ना दें। इसमें कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट नहीं है। ये डॉक्टर्स की एसोसिएशंस खुद अपने ट्वीट्स के ज़रिए बता चुकी है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो साइंटिफिकली प्रूवन और हेल्पफुल है। सबसे पहले मरीज़ में लक्षण दिखते के साथ ही उसे कम्प्लीटली आइसोलेट यानी कि पूरी तरह से अलग करना ज़रूरी हो जाता है। उसका अलग कपड़ा, उसका अलग बेड, अलग कमरा और हो सके तो अलग वॉशरूम भी उसे दिया जाना चाहिए। आइसोलेशन के बारे में हम पिछले 1 साल से हम चर्चाओं के ज़रिए, व्हाट्सएप न्यूज़ के ज़रिए और फिर बहुत सारे दूसरे पोस्ट के ज़रिए हम जानते ही हैं कि एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। कोविड संक्रमित मरीज़ के लिए नियमित रूप से मॉनिटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी उसकी नियमित रूप से निगरानी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये निगरानी कैसे की जा सकती है? इसके 2 खास मेन डिवाइसेस होते हैं, एक है थर्मामीटर और एक है पल्स ऑक्सीमीटर। हम आमतौर पर थर्मामीटर को यूज़ करते आए हैं, बचपन से हमने देखा है, तो थर्मामीटर को कोई इंट्रोडक्शन देने की खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। ये डिवाइस शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है। ऑक्सीजन लेवल अगर 94% से ज़्यादा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर यही लेवल 92% और 94% के बीच में है तो हर 4 घंटे में ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और अगर ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे है तो यकीनन चिंता की बात है और ऐसे में पेशेंट को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में लेटते समय प्रोन पोजीशन शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी कोई ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन रही है या फिर मेडिकल हिस्ट्री रही है, जैसे कि दिल का कुछ प्रॉब्लम या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू, या फिर वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें प्रोन पोजीशन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे में कोशिश करें कि गहरी लंबी सांसें लें और वेल वेंटिलेटेड जगह पे, जो कि अच्छी खासी हवादार जगह हो, जहाँ पे खिड़कियाँ खुली हुई हों, वहाँ पे रह सकें। दोस्तों, हाल ही में कुछ स्टेरॉइड्स ओवर वैल्यूड और ओवर हाइप्ड हो गए हैं, इनकी धड़ल्ले से कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में हमें ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन कम होने की सिचुएशन में इनहेल्ड स्टेरॉइड जैसे बर्ट्सोनाइट डेली 800 mcg की डोज में दी जा सकती है। दोस्तों, मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। आप कोई भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से या फिर किसी नर्स से कंसल्ट ज़रूर करें। ऑक्सीजन कम होने की सिचुएशन में डेक्सामेथासोन 6 mg डेली, प्रेडनिसोन 40 mg, मेथाइलप्रेडनिसोन 30 mg या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन 150 mg दी जा सकती है। अगर मरीज़ ज़्यादा देर तक बेड पर है तो उसको पैसिव लेग मूवमेंट्स करवानी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि ऐसे में उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से हो सके। ये पैसिव मूवमेंट्स कुछ इस तरीके से की जा सकती हैं। याद रखें कि मरीज़ की मेडिकल कंडीशन या फिर उसकी ऑनगोइंग हेल्थ कंडीशन को देखते हुए ही ये पैसिव लेग मूवमेंट्स करवाई जाएँ। अगर घर पे ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया जा सकता है तो पर मिनट 2 से 4 लीटर के ऑक्सीजन से शुरुआत की जा सकती है। ऑक्सीजन तब तक दें जब तक ऑक्सीजन का लेवल शरीर में 92% से ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे में पेशेंट ब्रेथलेस फील नहीं करेगा और उसकी ऑक्सीजन की जो दर है वो 24 पर मिनट तक आ जाएगी। और जैसा कि हम आमतौर पर जानते हैं कि फीवर आने पर 1 ग्राम पैरासीटामोल हर 6 से 8 घंटे में दी जा सकती है। एक खास बात, वैक्सीनेशन कोरोना का क्योर नहीं है, प्रिवेंशन है। अगर आप में से किसी को कोरोना के सिम्टम्स हैं तो वैक्सीनेशन ना करें। अपने शरीर में से वो सिम्टम्स को जाने दें, क्योंकि अगर ऑलरेडी शरीर के अंदर वायरस है और आपने उसको वैक्सीनेशन भी दे दिया
तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें कि वैक्सीनेशन करने के तकरीबन 1 महीने तक भी अपना और ज़्यादा ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये जारी रखें, क्योंकि वैक्सीन लेने के 1 महीने के बाद तक शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए समय लगता है। एकदम से शरीर जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता वैक्सीन लेने के बाद। और वैसे भी एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फेक न्यूज़ और कालाबाजारी से बचें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शहर या अपनी जगह की गवर्नमेंट रिसोर्स वेबसाइट या फिर किसी कम्युनिटी वेबसाइट को रेगुलर चेक करें। अस्पतालों की वेबसाइट्स को रेगुलर चेक करें, क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं कि इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स कितने हैं, इस वक्त बेड्स कितने अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन कितने अवेलेबल हैं। इस तरह से अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। पर याद रखें, किसी भी बेतुके फेक और मनगढ़ंत इलाज के चक्करों में ना पड़ें और ना ही उनको फैलाएं, और कालाबाजारी से बिल्कुल बचें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताए गए जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो अपनी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग उसको अपनाएंगे या फिर नहीं अपनाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि समय कठिन ज़रूर है, एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आपस के द्वेष, अपने आपस के डिफरेंसेस को भूल के। बाकी सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। वो कहते हैं ना कि वक्त चाहे जैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, उसकी ख़ास बात यही होती है कि वो बीत जाता है।